गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी IQ नाम से अपना टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिल जाते हैं। प्लस नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखना जरा आपके सामने पहला सवाल, और इसके अंदर आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए भी देखते हैं फिर इस पर्टिकुलर सवाल को। इसने आपसे क्या कहा? इसने आपसे कहा कि आमला और विमला एक खेल खेलती हैं जिसमें उन्हें A से E के बीच के किसी एक अक्षर का चयन करने को कहा जाता है। यदि दो अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार जीत जाती हैं। केवल एकल प्रयास में वे पुरस्कार न जीतें, इसकी संभावना ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये एज इट इज़ पूछा गया सवाल है। एज इट इज़ मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शन रखे हैं, तो एक बार के लिए बात को अंडरस्टैंड करना। थोड़ा डिटेल में बात को समझेंगे तो बेहतर रहेगा। देखो, मान लो इसी सीक्वेंस में हम लोग लेते हैं, इसने ए को चूज किया और इसने भी ए को चूज किया, तो क्या होगा? ये प्राइज जीत जाएंगे। ये अगर ए चूज करे, ये बी करे तो पुरस्कार नहीं जीतेंगे। फिर इसने ए किया, इसने सी किया तो भी प्राइज नहीं जीतेंगी। इसने ए और डी तो भी प्राइज नहीं जीतेंगी। ए और ई पर भी प्राइज नहीं जीतेंगे। बात समझ में आ गई? प्राइज कब जीता जाएगा? जब दोनों एक ही अक्षर को चुनेंगे, यहाँ पर प्राइज जीता जाएगा। अब आगे ऐसे ही आप और आगे चलते जाएंगे तो क्या संभावना क्रिएट होगी? आमला ने बी को चूज किया, इसने ए को चूज किया, प्राइज नहीं जीता जाएगा। फिर इसने बी को किया, इसने भी बी को, इसने बी को, फिर इसने सी को। मतलब मैं आपको एक सीक्वेंस बताना चाह रहा हूं जिससे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपकी कमांड क्रिएट हो। अब इस केस के अंदर कहाँ प्राइज जीता? दोनों के अक्षर मेल खाने चाहिए, तभी प्राइज जीत पाएंगे, लिखा जा सकता है। फिर देखना, यही संभावना आगे चलती जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसने एक बार ए को चूज किया, ये ABCDE को, ऐसे ये B को चूज करती है, ये ABCDE को। आगे चलोगे तो यहाँ पर एक संभावना और निकलेगी, इसने सी और सी को चूज किया है। एक संभावना और बनेगी, इसने डी और डी को चूज किया है। इसने संभावना एक और बनेगी जब ये दोनों ही ई और ई को चूज करेंगे। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करना, टोटल केसेस कितने बनेंगे? 5 इस लाइन में, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कुल मिला करके 25 केस आपके पास बने। 25 केस बने। इनमें से कितने केसेस में इन्होंने प्राइज जीते? 1, 2, 3, 4 और 5। संभावना क्या निकालनी है कि प्राइज ना जीते? तो 5 में तो ये जीत रही हैं, तो कितने में नहीं जीतेंगी? 20 में नहीं जीतेंगी। 5 से काट दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 4/5, जो कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस के अंदर नहीं है। इसके साथ मैंने बिल्कुल भी कोई खिलवाड़ नहीं किया, ऑप्शन को मैं सुधारूँ, ये करूँ, जैसा पूछा गया था एज इट इज़ मैंने रख दिया। एकदम डिटेल में लॉजिक आपके सामने रखा है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये इसका है डिटेल सॉल्यूशन, कि कोई ये नहीं कह सकता कि कैसे किया, क्या किया। देखो, दूसरा तरीका आप फॉलो कर सकते थे। 5 इसके पास चॉइस है, 5 इसके पास चॉइस है, तो कुल मिलाकर के 5 गुणा में 5, 25 चॉइस है इनके पास अक्षरों को चूज करने की, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि 25 कौन से केसेस हैं। अब क्या कह रहा है कि पहले ही पुरस्कार में वो ना जीते, इसकी क्या संभावना है? तो देखो, ये 5 में से किसी एक को चूज कर लेगी, 5 में से किसी एक को चूज कर लेगी। ठीक है, प्राइज कब नहीं जीतेंगे? अगर ये सेम जैसा चूज करती है वैसा का वैसा चूज कर लिया जाएगा तो प्राइज जीत जाएंगे। इसने इन 5 में से किसी एक को चूज किया है, उसे नहीं चूज करना। बचे आपके पास अक्षर कितने? 4।
तो इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब 4 चॉइस है। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 4/5। इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इनके लिए आपकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पर ठीक कमांड होनी चाहिए। पहला जो तरीका हमने फॉलो किया था वो आपका था कॉमन सेंस पर बेस्ड। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एग्जाम में सवाल आ रहे हैं और आपसे सोल्व नहीं होंगे, सोल्व हो जाएंगे, बस उस तरीके में क्या था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल भी आपका टाइम किल नहीं हो रहा है। चलो भाई, और कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये ना जीते तो 1 माइनस जीतने के केस 1/5 इस हिसाब से रिजल्ट देते हैं 24/5 24/25। इन केसेस को कह देते हैं जिसका कोई तुक बनता नहीं है। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। आपके सामने अगेन टाइम है, यहाँ पर 20 ही सेकेंड का टाइम है क्योंकि सवाल आसान है। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें। चलिए भाई, टाइम आपका कंप्लीट हो गया है। देखना जरा क्या कहा। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 और 9 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिनों बाद बी भी शामिल हो गया। काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। काम कितने दिन तक चला, टोटल मिलाकर के कितने डेज तक काम आपका चला। देखना जरा, ए की बात करें, पहले तो सवाल को समझ लो। ए और बी, ए काम को कर सकता है 18 दिन में, बी 16 दिन में, और बी आपका 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इसके पास 9 गुणा 2 है, 2 का तो इस 16 में भाग जा रहा है लेकिन 8 बचा उसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 18 गुणा 8 144 इसका क्या हो गया एलसीएम। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ये बात भी बताई थी कि कैसे इनका इजी वे में एलसीएम ले सकते हैं। 16 × 9 और 18 8 144, ये आपने क्या निकाल दिया, इनका एलसीएम निकाल दिया 144। 9 और 8 क्या होगी इनकी क्षमता। अब सवाल को आसान भाषा में समझो कि असल में 144 पेड़ लगाने थे। ए 16 दिन में लगाता है, इसका मतलब हर रोज 9 पेड़ लगाएगा। बी 18 दिन में 144 पेड़ लगाता है, इसका मतलब एक दिन में 8 पेड़ लगाएगा। चलो अब इसने क्या कहा कि ए ने अकेले काम आरंभ किया था 4 दिनों बाद। काम क्या था भाई, टोटल मिलाकर के 144 पेड़ लगाने थे, उसमें से ए ने 4 दिनों में कितने लगाए, 9 गुणा 4 36। अब बी भी शामिल हो गया। बचे हुए पेड़ आपके पास कितने हैं, ये वाले। अब दोनों मिलकर के पेड़ लगाएंगे, 9 और 8 17, हर रोज 17 पेड़। यहाँ क्या बचा आपके पास 136 है, तो ये आप लिख सकते हो 108। 17 का डिवीजन 17 5 85, 17 6 102, 102 आ गया, 6 बचा, 17 3 54, 17 5 85, 6.35। अब जैसा ये सवाल पूछ रहा था कि काम कितने दिनों तक चला, उसके हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए था कि 4 दिन कर लिया है, 6.35 दिन और लग गए, तो आंसर तो इसका होना चाहिए था 10.35, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, तो इसको करेक्ट मानेंगे। जब ऑप्शन में दोनों होते हैं कि 10 पॉइंट, यहाँ पर आपके पास 35 भी होता और 6.35 तो है ही आपके पास, दोनों ही अगर ऑप्शन में डालता तो हम किसको टिक करते, काम कितने दिन तक चला, 10.35 दिन तक। या फिर ये कह देता कि शेष काम कितने दिनों तक चला, रिमेनिंग जो वर्क था वो कितने दिनों तक चला, तो आप कह देते 6.35 दिनों तक। तो ये छोटे छोटे देखो लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, जस्टिफाई नहीं करना होता किसी भी चीज़ को। सवाल में जिस हिसाब के ऑप्शन दे रखे हैं और जो बात पूछी है कई बार वो मैच नहीं करती, एग्जामिनर का हल्का फुल्का ध्यान नहीं जाता, तो उस केस के अंदर आप ऑप्शन का सहारा लेंगे। चलिए भाई, अगला सवाल आपके पास देखना जरा। अगेन यहाँ पर आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। लैंग्वेज को रीड करना है और फिर इसे सोल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का ये सवाल है। चलो भाई, देखना जरा सवाल को। इसने क्या कहा, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च कितना था, 720 था।
अगले 4 महीनों में 695 एवरेज बता रहा है ये, और अंतिम 5 महीनों में 732 था। पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 की हुई। तो परिवार की औसत मासिक आमदनी आपको ज्ञात करनी है। देखना जरा, 3 महीनों का खर्च आपके पास कितना दे रखा है इसने, 3 महीनों का खर्च दे रखा है 720, हर महीने 720 का खर्चा। तो टोटल कितना खर्च हुआ, 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 2 6, 7 गुणा 3 21, 2160 रुपए का टोटल खर्चा 3 महीनों में। अगले 4 महीनों में कितना था, 695 था। तो टोटल हम लोग काउंट कर लेते हैं, 4 से गुणा कर दो, 5 गुणा 4 आपका 20, 9 गुणा 4 36 और 2 आपका 38, 4 6 24, 24 में 3 जोड़ दिया आपने 27, 5 और 3 8 महीनों का निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है, सॉरी 4 और 3 7 का निकाल लिया। फिर अगले 5 महीनों में 732 के हिसाब से, तो 5 गुणा 2 10, 15 और 1 आपका 16, 35 और 1 आपका 36। तो कुल मिलाकर के इस परिवार ने क्या किया है, इतने रुपए का खर्चा कर दिया। ये हमने टोटल काउंट कर दिया। फिर उसने कहा 1600 रुपए की बचत हुई, और आपको क्या करना है, एवरेज आमदनी निकालनी है। एवरेज इनकम क्या है, तो जब भी कोई पैसा कमाया जाता है उसका एक हिस्सा तो खर्चे में चला जाता है और जो बच जाता है वो उसकी सेविंग में। तो इसका मतलब कुल खर्च तो हमने निकाल लिया। अगर मैं इसके अंदर बचत को और ऐड कर दूं, बचत को और ऐड कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, टोटल सैलरी। ऐड कर दो 2 बार, 6 6 12 8 20 और 3 आपका 23, 6 6 12 12 और 6 18 19 20 21 22, 3 4 7 8 9 और 10, 10,032 सॉरी 10,232 रुपए की आय है। मंथली इनकम बतानी है तो इसमें 12 का डिवीज़न कर दो। 12 गुणा 8 आपका कितना हो गया, 96, 96 6 बचा। 12 गुणा में 5 आपका 60, कितना बचा आपके पास 3 32 में, 12 गुणा 2 आपका 24, 8 बचा, और 12 7 मतलब 852 पॉइंट कुछ आ गया। तो ये आपका एक आंसर यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। कोई कॉन्सेप्ट था इसमें, नहीं था। इसमें क्या थी, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक कैलकुलेशन थी। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगेन आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। लैंग्वेज को रीड करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो भाई देखते हैं क्या कंक्लूजन निकला इस सवाल का। देखो इसने आपसे क्या कहा कि रवि को 2500 की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से और कुछ बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया, बी को उसने 7% ब्याज दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 है तो ए से कितनी राशि उधार ली। एक तरीका तो इस पर्टिकुलर सवाल को सोल्व करने का ये है कि आप इसे डील कर सकते हैं मिक्सचर के हिसाब से, मिश्रण के हिसाब से। क्यों, कुल पैसा मिला है उसमें 2 टाइप की चीज़ें हो रही हैं। एक पैसा 5% पर है, एक पैसा आपका 7% पर है, तो इसलिए मिक्सचर लग जाएगा। ए से उसने जो पैसा उधार लिया है उसकी दर कितनी है, 5%। बी से जो उसने उधार दिया है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 7%। ऑल ओवर पर ब्याज की दर कितनी चल रही है, तो आप कहेंगे कि 160 रुपये कितना मिला है ब्याज, किस पर, 2500 पर, 1 साल में मिला है। तो हमने एसआई में पढ़ा था कि सीधे सीधे आप इसी हिसाब से इनको डील कर सकते हैं, सीधे इसी पैटर्न से आप इनको डील भी कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 160 बटा में 25। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 160 अपॉन में 25। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, पूरे को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 यहाँ से इसके साथ कट जाएगा। 25 गुणा में 5 ये 125 बन जाएगा। 25 गुणा में 7 175 बन जाएगा। अब क्या करते हो, बड़े में से छोटे को लेस कर दो। 175 में से 160 को लेस किया तो कितना आ गया इधर, 15। ऐसे ही 160 में से 25 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। रेशियो लेना है तो कितना बन गया आपका, 3:7।
बन गया। क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि अगर वो ए से 3 रुपए उधार लेता है तो बी से क्या करेगा, वो 7 रुपए उधार लेगा। यहाँ पर कुल उसने कितना पैसा उधार लिया है, तो आप कहेंगे कुल पैसा यहाँ पर 10 रुपए उधार लिया है। 10 किसको बताता है, 2500 को। किससे गुणा किया, 250 से। ए से कितना पैसा उधार लिया, इसको भी 250 से गुणा कर दोगे तो ये रुपए कितने आएंगे हमारे पास, 750 रुपए लिखा जा सकता है। तो एक तरीका तो आपका डील करने का ये होता है। एक दूसरा और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि उस दूसरे तरीके में क्या है कि आपको कुछ अनवांटेड दिमाग नहीं लगाना, अनवांटेड सोचने की नीड नहीं पड़ती है। देखना जरा वो दूसरा तरीका क्या है आपका। देखो पूछा क्या है, ए से कितना पैसा उधार लिया। आप मान लो ए से उसने x रुपए उधार लिए। x रुपए पर 1 साल का 5% की दर से ब्याज क्या होगा, x का 5% लिखा जा सकता है। b से कितना लिया भाई, b से उधार कितना लिया, तो टोटल 2500 उधार लिए। 1 से x ले लिए, तो बचे हुए आदमी से कितने उधार लिए होंगे उसने, 2500 माइनस का x। इस पर ब्याज कितना मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा 7%। और ऑल ओवर जो इंटरेस्ट है आपका वो कितना बना है, 160 रुपए लिखा जा सकता है। सोल्व कर दें, देखना x का 7%, x का 5% ये नेगेटिव है, तो x का -2% उधर भेज दोगे तो x का इधर क्या बचेगा, 2%। 2% को क्या लिख दोगे भाई, 1/50। अब देखना जब आप ये वैल्यू सोल्व करेंगे, x का 7%, परसेंट से ये खत्म हो जाएंगे 2 जीरो। 25 गुणा में 7 लिखोगे यहाँ पर, 25 गुणा में कितना हो जाएगा, 7। कितना आएगा भाई, 25 गुणा 7 175। उसमें से 160 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 15। x की वैल्यू जब आप निकालोगे 50 को 15 से करोगे तो ये रुपए कितने निकल के आएंगे, 750 रुपए। तो इस पर्टिकुलर सवाल को सोल्व करने की ये हमारी सेकंड अप्रोच हो गई। ठीक है भाई, लिखा जा सकता है। तो देखो दोनों ही चीज़ें सीखने का प्रयास करें। समस्या कहाँ पैदा होती है, अमूमन कुछ बच्चे रट लेते हैं कि बस ये सवाल आ गया, मिक्सर होता है, मिक्सर होता है, और भूल गए कि लग रहा है या नहीं लग रहा, तो उस केस में समस्या पैदा होती है। तो असल में देखोगे इसमें हल्का सा टाइम ज़्यादा लग रहा है उसके कंपैरिजन में, लेकिन है क्या, जो सवाल चल रहा है उसी लैंग्वेज को एज इट इज ये फॉलो कर रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको सुधार करना है, यही चीज़ें आपको औरों से अलग बनाएंगे, और जो औरों से अलग होगे तभी जा कर के क्या है यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। चलो अगले सवाल में आपके पास अगेन 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें। चलिए भाई देखना जरा क्या कहा छात्रों। क्या कहा, छात्रों के ए बी और सी 3 समूह है, मतलब 3 ग्रुप दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, नाम है उनका ए बी और सी, और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 70। बी के छात्रों का कितना है यहाँ पर 60, और सभी तीनों को एक साथ कर दिया जाए तो उनका कितना है 80। तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है। 2 तरीके हैं भाई, आपको 2 तरीके सिखाए हैं ऐसे केसेस के लिए। एक तो टोटल का तरीका, टोटल करके करते हो तो इससे फ़ायदा क्या है, इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या, जिस फ्लो में सवाल चल रहा है आपको दिया गया उसी फ्लो में लिखते जाओ। समझना आसान होता है तो पहले काम कर लेते हैं कि चीज़ समझ में तो आ जाए, फिर स्पीड के ऊपर काम करेंगे, जो बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको समझाया। देखना पहले समूह में 40 लोग हैं, एवरेज कितना चल रहा है 70, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 गुणा में 70, 2800 हो गया। दूसरे ग्रुप के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 50, एवरेज कितना चल रहा है 60, 6 गुणा 5 30, तो इनके टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ से 3000। तीसरे ग्रुप के अंदर लोग कितने हैं आपके पास 70, एवरेज कितना चल रहा है नहीं पता, तो मैंने मान लिया x चल रहा है। कुल मिलाकर के सारे लोग कितने हैं 50 और 40 90, 90 में 70 जोड़ा 160।
160 लोग हैं, सभी का एवरेज कितना चल रहा है 80। 16 गुना 8 करोगे, 16 गुना 8 128 होता है और 2 लग गए 0, तो सबका सम कितना हो गया 12,800। इसे आपको सोल्व करना है। तो 1 0 तो हर जगह ही है, तो इसे क्या कर दो कैंसिल आउट। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 1280 में से इन दोनों का सम करोगे, कितना आ गया 300 200 500 580 आ गया और ये 7x है। x की जब आप वैल्यू लेंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर ये 0 0 खत्म हो गया, यहाँ से कितना 7, इस 7 से इस 7 को कैंसिल आउट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, 1 मिनट क्या गड़बड़ किया हमने यहाँ पर, समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। 1 मिनट भाई, बेल बज रही है, देखते हैं। चलो इसको बंद कर दो भाई। देखना, देखो क्या किया हमने यहाँ पर, कोई गड़बड़ की है शायद मेरे ख्याल से। 1280 में से 580 लेस कर दोगे, अच्छा करेक्ट आ गया ना। ये इस पॉइंट के ऊपर ही गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट के ऊपर। जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो ये खत्म हो गया, तो रिजल्ट कितना निकल के आ गया 100। तो फाइनली हमारा रिजल्ट किससे क्या निकल के आया है 100। बचा हुआ जो ग्रुप है उनका एवरेज कितना निकल के आएगा यहाँ पर 100। अब काम की बात सुनो, देखो इसमें कोई समस्या नहीं है ऐसा कि एग्जाम में अगर आपकी में ठीक टाइम दिया जाता है तो उस केस में आप इस तरीके को प्रीफर कर सकते हैं और आपका रिजल्ट यहाँ से निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका और ऑब्जर्व करना यहाँ से, दूसरा तरीका जो आपको सिखाया था बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट में, जो तरीका आपको सिखाया था सेकंड नंबर आपका बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें आपको एवरेज कितना चाहिए था भाई 80 चाहिए था। तो मैंने ये मान लिया पूरी क्लास में हर बच्चे का जो एवरेज है वो कितना मेंटेन है 80 मेंटेन है हर बच्चे का। पहले ग्रुप पर गए तो आपने कहा कि सर इनका तो 70-70 ही है, तो इसका मतलब हर बच्चे को 10 नंबर और देने पड़ेंगे और बच्चे कितने हैं 40, तो 40 गुना 10 इनको कितने नंबर देने पड़ेंगे 400 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखना 20 समूह के जो छात्र हैं उनका एवरेज कितना है 60 है, तो इसका मतलब हर बच्चे को यहाँ पर 20-20 नंबर दोगे तभी 80 बनेगा। बच्चे कितने हैं यहाँ पर आपके पास 50, तो इसका मतलब यहाँ पर 50 के हिसाब से 20 बच्चों को 1000 नंबर और देने पड़ेंगे। अब इनके तो 40 और 50 बच्चों को तो दिए जा चुके हैं, ये एक्स्ट्रा मार्क्स कौन लाएगा। तो जो तीसरा ग्रुप है मैं मान लेता हूँ हर बच्चे के पास 80-80 नंबर है, लेकिन इनको फिल कौन करेगा, 1400 नंबर की और नीड है। तो इसका मतलब इन बच्चों के पास जो सी ग्रुप है आपका, इनके पास इतने एक्स्ट्रा नंबर हैं किसके बाद, एवरेज के बाद। एवरेज के बाद इनके पास 80 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब अगर एवरेज के हिसाब से ही इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें 70 बच्चों को, तो क्या कंक्लूजन आएगा 1400 में 70 का भाग दे दिया 20 आ गया। इसका मतलब इन बच्चों के पास एवरेज मार्क्स 20 बढ़ाने पड़ेंगे। तो फाइनली तीसरे ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 100। तो ये हमारा था बेस वैल्यू कंसेप्ट। इससे अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से ये सवाल में, इन सवालों में हमने क्या सीखा था कि ये जो पार्ट है इसको लिखने की नीड नहीं होती है। एग्जाम में सीधे सीधे आप इतनी सी बात को डील करोगे और आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो अगर अभी तक आपने एवरेज चैप्टर नहीं पढ़ा है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से, तो एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट से आप इसको डील जरूर कर लें। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं, देखना जरा। अगेन आपके पास वही 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखना भाई क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे इसने, देखो यदि 3000 पर 5% की दर से एक वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 रुपये है, यदि 3000 पर 5% की दर से एक वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान, बात को समझना,
3,000 पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज, परसेंटेज से सिखाया था। 3,000 का 5% निकालोगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 150 रुपये। फिर इसने क्या कहा, मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है। तो इसका मतलब 2,000 पर आपको ब्याज कितना मिलता है, 150 रुपये ज़्यादा। तो आप कहोगे 2,000 पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, 300 रुपये। ठीक है, अब एक दिमाग और भी लगाना है, कितने सालों के लिए, तो 2,000 पर 5% की दर से, 2,000 पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज, क्या करोगे, 2,000 का 5% निकालो, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, तो कितने रुपए मिलेंगे हर साल, हर साल आपको यहाँ से 100 रुपये मिलेंगे। आपसे पूछा क्या था, n की वैल्यू आपसे पूछी थी कि n का मान ज्ञात करें, तो 300 रुपये कितने साल में मिलेंगे, 3 साल के अंदर मिलेंगे। कैटेगरी क्या है इस सवाल की, आसान है। ठीक है, एक बार के लिए फिर से और समझने का प्रयास करना कि एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डील करते हैं तो क्या तरीका होगा। 3,000 का 5% निकाला 150, 150 कम है कितना, 150 कम है, तो इसका मतलब 2,000 पर जो ब्याज मिल रहा है n सालों में वो कितना है, 300 रुपये। 2,000 पर 5% की दर से हर साल का ब्याज, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था उसका मेथड क्या था, परसेंटेज के हिसाब से, कि कुछ चीज़ें थी उनको कॉमन सेंस में ले गए, फॉर्मूले का कम यूज करते थे, ऐसा नहीं है फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन फॉर्मूले को कम यूज करते थे, क्योंकि फॉर्मूले से करोगे तो इन सवालों में टाइम किल होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल सी बात है। 2,000 का 5% 100 रुपये मिला, 300 रुपये कितने साल में मिलेगा, तो हर साल आपको 100 रुपये मिलता है, तो 3 साल के अंदर 300 रुपये आपको मिल जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंग्वेज को रीड करना। 30 सेकंड का अगेन आपके पास यहाँ पर टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बता दें। चलिए भाई, क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल के लगा लो स्टार। स्टार क्यों लगा लो, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट है, और असल में यहाँ पर आपको अप्लाई क्या करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। देखो एक बर्तन है आपके पास, यहाँ पर ये वाला बर्तन है और ये 10 लीटर का है, पूरा का पूरा मान लो भरा हुआ है, और इसमें पानी कितना है 10%, इसमें 10% आपके पास वाटर है। दूसरा जो बर्तन आपके पास है वो 20 लीटर का है, मान लेते हैं वो यहाँ तक आपका भरा हुआ है, ये वाला यहाँ तक है, इसको मान लिया यहाँ तक ये आपका भरा हुआ है, 20 लीटर है, इसमें वाटर कितना है भाई 10% है। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात पूछी गई है आपसे। अब एक सिंपल सी बात बताना जैसे मान लो एक दूध वाला है, उसने कहीं से दूध खरीदा और उसमें 10 लीटर दूध खरीदा और उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। दूध पानी का रेशियो क्या चलेगा 1:1, और दोनों ही चीज़ें 50-50% हो गई। कहीं से उसने 5 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो ये मामला भी क्या हो गया 50-50%। दोनों को अगर वो एक साथ मिला देगा, अगर वो दोनों को एक साथ मिला देगा तो उस केस में कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसमें भी पानी 50% था, दूसरे में भी 50% था, दोनों को मिला दिया तो ऑल ओवर पानी क्या मेंटेन रहेगा 50%। अब अगर वो किसी को दूध बेचेगा भी, 1 लीटर किसी ने दूध लिया है तो उसमें आधा पानी और आधा दूध है, किसी ने 2 लीटर दूध लिया है तो उसमें 1 लीटर दूध है 1 लीटर पानी है, तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला भी, इसमें 10 लीटर पानी था, दूसरे वाले में 10 लीटर पानी था, दोनों को अगर आप एक साथ मिला भी देंगे तो फाइनली जो बड़ा बर्तन है इसमें वाटर कितना होगा 10%,
और जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कितना होगा, वो आपका 90% होगा। तो यहाँ पर 90 था, यहाँ भी 90 था, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, 90 लिखा जा सकता है। इस सवाल को एग्जाम में कैसे करना था, एग्जाम में देखो अगर आपने ठीक ठीक कॉमन सेंस नहीं लगा रखा है तो समस्या क्या पैदा होती है, बात ही पकड़ में नहीं आती है कि डील कैसे करें। अगर आपने बात को सीधे सीधे पकड़ लिया कि कुछ खास नहीं था, 10% पानी में 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक विलियन को 10% पानी मिले 20 लीटर, दोनों क्या हो गए 30 लीटर, इसका 10% 1 लीटर, उसका 10% 2 लीटर, तो 30 लीटर में 3 लीटर आपके पास क्या है पानी, 27 लीटर क्या है आपके पास HCl है। 3 लीटर 30 लीटर का कितना है 10%, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 90%। या फिर सीधे कहते कि पहले 10 पानी है, दूसरे में भी 10 पानी है, तो फाइनली 10% पानी है, तो कंक्लूजन में क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड कितना हो जाएगा 90% लिखा जा सकता है। तो ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनको समझते तो है नहीं, कि सवालों को समझना भी होता है, और उसके बाद सीधे सीधे इसको अटेम्प्ट कर देते हैं। अगला सवाल, इस सवाल के आप क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, 30 सेकंड का ही आपके पास मात्र टाइम है और इसे इजी वे में किया भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जा करके यहाँ बात बनेगी। चलिए भाई स्टॉप कर दीजिए, देखना जरा क्या कहा। आपको कहा कि पावर 1/5 55,296, डिवीजन करना है पावर 1/5 1728। थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। असल में क्या है, ऊपर आपके लिखा है 55,296, इसके डिवीजन में क्या है 1728। सर्ड्स एंड इंडाइसिस आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें ये बातें आई थी कि इसकी भी पावर 1/5 है, नीचे वाले की भी पावर 1/5 है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, दोनों की पावर 1/5। ठीक है, अब यहां पर एक लगाना है आपको क्या, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जब तक नहीं लगाएंगे सवाल सोल्व नहीं होगा। एक बच्चा क्या करेगा, इसमें कुछ कटिंग कर दो, या तो उसको छोड़ के भाग जाएगा, या क्या सोचेगा कटिंग कर दो। थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ मूव करना, आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या इससे पूरी बार कटेगी। अब कितनी बार कटेगी ये तो नहीं पता है, तो एक दिमाग लगाओ, जैसे ये कितना है 1700, इसको 55,000 बनाना है। 17 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, 1700 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 17,000 बन गया। मुझे लगभग 55,000 तक जाना है, तो मैं इससे 3 से और गुणा कर दूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, 51,000 बन गया। लेकिन आपको पता है रिजल्ट परफेक्ट आना है, इतनी बार कटेगा कि उस संख्या का 1/5 करोगे तो आपका एक परफेक्ट रिजल्ट भी बनेगा। तो आपने एक आइडिया लगाया कि भाई अगर मैं इसको गुणा करता हूं 30 से तो लगभग 51,000 आ जाता है। अब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि ये जो कटिंग होगी ये 30 से बड़ी होगी। 30 से क्या बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, नहीं भाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपको 1728 को 30 से गुणा करना था। बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसी वैल्यू जरूर निकल के आएगी जिसका 1/5 करने पर परफेक्ट रिजल्ट आ जाए। इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होती है 30 से, क्या 30 का 1/5, क्यों 30 से तो रिजल्ट बड़ा आना ही है। 31 का 1/5 करोगे नहीं बनेगा। 32 बार कट सकता है क्या, क्योंकि अगर 32 बार कैंसिल आउट हो जाए तो क्या 32 का 1/5 आप कर सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। 32 क्या है 2 to the power 5, इसका 1/5 करोगे ये इससे कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा 2। क्या 32 बार ही कटेगा, थोड़ा सा चेक करें। अगर आप इसे 32 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 2 16, 16 की वजह से यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ये भी मैंने सिखा रखा आपको। ये वो चीजें हैं जो किताब के अंदर नहीं है, इनके लिए आपको क्या करना होगा, एक सटीक गाइडेंस के अंदर एक बार सवाल किया आपने, भविष्य में इस टाइप के कैसे भी सवाल देखोगे तो तुरंत के तुरंत बातें क्लिक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कटिंग इंपॉर्टेंट थी। कटिंग कंप्लीट नहीं की जाती है जब भी परफेक्ट आंसर आते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि कटिंग 31.4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है ये मामला और उसका 1/5 कर दे। कहां से कर दोगे 1/5, परफेक्ट आंसर थोड़ा ना आएगा। चलो अब चर्चा कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सवाल की कि आप इसे एग्जाम में कैसे डील कर सकते थे,
ये थोड़ा सा आपने क्या लगाया, यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई किया। देखना, आपने देखा भाई ये इसके डिवीजन में है, तो ये कितनी बार कटेगा लगभग, तो आपने देखा कि 1700 है, इसको 1700 माना, ये 55,000 है, 10 से गुणा करते हैं 17,000 आ जाएगा, 3 से और कर दोगे 51,000 कुछ बन गया। लेकिन उसका 1/5 30 से तो ज़्यादा बार कटेगा, और बहुत ज़्यादा बार भी नहीं कटेगा, या तो 31 से कटेगा या 32 से कटेगा। अब पावर 1/5 होगी, रिजल्ट परफेक्ट आएगा, तो तुरंत आप कह देते कि ये 32 बार कटेगा। 32 से गुणा भी करके देख सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 8, 8 गुणा 2 की वजह से 16, तो इसका 1/5 कर दिया, रिजल्ट कितना आ गया 2। सवाल तो ऐसा था कि आप चाहते थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको माइंड में डील कर सकते थे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना जरा, आपके पास वही 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करो। मतलब जो स्टूडेंट मान लो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ तो क्या 1 या 2 ही कमेंट ऐसा आया था कि सर ये टाइमर का लॉजिक है, ये ख़त्म करो, इसकी नीड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो देखो, जिन बच्चों की मैथ्स कमज़ोर है वो इस ड्यूरेशन में सवाल को ही प्रॉपर पढ़ लें, और जिनकी मैथ्स ठीक है वो अटेम्प्ट करके देख लें। तो कुल मिलाकर के सवाल चेंज करने में लेकर 10 सेकंड का टाइम और 30 सेकंड ये है, तो आपको लगभग 40 सेकंड मिलते हैं एक सवाल को सोल्व करने में। चलो भाई, क्या कहा है इसने यहां पर आपसे, इस पर्टिकुलर सवाल में इसने आपसे क्या कहा, ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। पहले तो सवाल को समझो, टोटल 320 लोगों ने क्या किया, फॉर्म भरा, 230 ने तो परीक्षा पास कर दी, इनका मतलब इनका एडमिशन हो गया। आपके पास बचे हुए लोग कितने हैं भाई यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ पर आपके पास लोग बचे हैं 90। इन बचे हुए में से 11.11%, 11.11% क्या होता है 1/9, इसका मतलब 10 लोग क्या हो गए, फेल हो गए, पास ही नहीं कर पाए। तो बचे आपके पास कितने, और 80 लोग बचे, ये क्या थे, ये आपके एग्जाम के अंदर अब्सेंट थे उस टाइम, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर सवाल को कैसे डील करते, तो देखना जरा, आसान है एकदम। 320 लोगों में से 230 ने पास कर ली, 90 बचे, 90 का 1/9 मतलब 10 है, वो पास नहीं कर पाए। 90 में से 10 लोग पास नहीं कर पाए, तो कितने लोग फिर इसका मतलब अब्सेंट थे बचे हुए, तो वो लोग थे आपके 80। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते थे, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम अप्रोच आपकी ये कहती है कि आप इसे विद इन सेकेंड में खत्म कर देंगे। चलो भाई, अगला सवाल आपके पास थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना जरा। अगेन आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। लैंग्वेज ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना दिया है, बाकी सवाल एकदम इजी है। चलिए भाई, देखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने क्या कहा। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हो जाए। आप ये मान लो कि वो 1 रुपए के अंदर क्या कर रहा था, एक आर्टिकल बेच रहा था। 1 रुपए में एक आर्टिकल बेच रहा था, 1 रुपए में एक सामान बेच रहा था। सामान मान लेते हैं कितना था उसके पास, 100 था, तो इसका मतलब 100 उसके पास आर्टिकल थे, कितने रुपए में उसे बेचने थे, 100 रुपए में। अब क्या हुआ, सामान इसका 10% खराब हो चुका है, तो उसके पास सामान कितना बचा है, सिर्फ 90। अब 90 आर्टिकल्स कितने में बेचेंगे, 90 रुपए में बेचे जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में एक बेच रहा था। लेकिन जब उसके पास 100 पड़े थे तो उसने दिमाग लगा लिया था कि भाई मैं 100 आर्टिकल को 100 रुपए में बेच दूंगा। अब उसके पास आर्टिकल बचे हैं 90। अब क्या करना चाहेगा वो ये करना चाहेगा कि इन 90 आर्टिकल को मैं कितने रुपए में बेच दूं, 100 रुपए में।
तो जो सामान पहले 90 रुपए में बेचा जा रहा था उसको वो क्या चाहेगा, 100 रुपए में बेच दें। क्या पूछा है, सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, तो 10 रुपए बढ़ा देगा, किस पर, 90 रुपए पर। तो 90 रुपए पर 10 रुपए बढ़ा दिया, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, 1/9 को क्या लिखते हो, 11.11%। ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, यही काम उसे हर वस्तु पर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ऑल ओवर उसका 11.11% बढ़ पाएगा। एक काम की बात सुनना यहाँ पर कि क्या एग्जाम में इस सवाल को ऐसे करना था, नहीं, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं करना था। बात को ध्यान से समझो। पहला होता है चीज़ों को सीखना। जितनी बेहतर तरीके से आपने बातें सीख रखी हैं उतना बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। सीधे सीधे दिमाग लगाते 100 रुपये में 100 वस्तुएं बेचता था, 10 खराब हो गई, 90 वस्तुएं 90 रुपये में बेची जाएंगी। लेकिन वो क्या चाहता है, रुपये 100 ही मिले। तो जो 90 रुपये लिखा हुआ सामान है वो 100 में बेचना है, तो रेट हर वस्तु पर बढ़ानी पड़ेगी। कितनी, 90 रुपये पर 10 रुपये बढ़ा दिए। 10/90 का इंक्रीज 1/9, इसकी वैल्यू क्या होती है, 11.11%। तो मेरे हिसाब से आप ठीक ठीक दिमाग लगाते हैं तो ये सवाल आपका माइंड में हो जाता है। ठीक है, जस्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करने नहीं सीखने हैं। 20 सेकंड का टाइम है इस सवाल के लिए। जस्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करने नहीं सीखने हैं, अप्रोच भी सीखनी है जिससे कि माइंड में भी हो जाए। बीस ही सेकेंड का टाइम रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास। चलिए भाई देखना क्या कहा है इसने। मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वो है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो इस बात का एक विशेष ध्यान रखना। मान जो खुद के 7% से, मैंने मान लिया वो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है आपकी x। तो x का 7% आपने लिया, x का आपने 7% लिया, कितना आ जाएगा, 7, या फिर इसको हटाते हैं एक बार के लिए, चलो 7/100 आपने ले लिया, x का 7%। मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, इसका मतलब इसमें आपने क्या किया, 1.86 ऐड कर दिया। x का 7%, उसमें आपने ये ऐड कर दिया, तो बराबर किसके आ जाएगा, खुद की वैल्यू के आ गया। इसे आप सोल्व करोगे, ये पार्ट उधर चला जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, x कॉमन आ गया, 100 एलसीएम है, 100 में से 7 चला गया, 93 डिवाइड बाई आपके पास 100। यहाँ पर कितना बचा, 1.86 आपके पास बचा। कैंसिल आउट करोगे, 100 की वजह से 2 पॉइंट खत्म, 93 से कैंसिल आउट किया तो कितनी बार कट गया आपका, 2 बार। तो फाइनली जो रिजल्ट है आपका कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, वो आपकी 2। सवाल इंपॉर्टेंट है, किस वजह से, ना तो कैलकुलेशन है ना कुछ और है, लैंग्वेज। मान जो खुद के 7%, खुद के 7% से 1.86, खुद का 7% लिया, उससे 1.86 आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या आ जाएगी, वो खुद की वैल्यू आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सवाल की, लैंग्वेज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। अगेन आपके पास यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में आपको ये सवाल डील करना है। चलिए भी देखो इसने आपको क्या कहा, इसने कहा कि 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के एक विलयन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों के बाद विलयन में जल की मात्रा क्या रहती है, 20%। शेष विलयन का परिणाम। देखो बात को अंडरस्टैंड करना, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर 76% तो वाटर है, तो इसका मतलब बचा हुआ 24% पार्ट आपके पास यहाँ क्या है, शुगर लिखा जा सकता है। 5 दिन के लिए धूप में रखा। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो था आपका, ये कुछ ऊपर तक भरा हुआ था इस टाइप से, ये हम लोग मान लेते हैं कि 1 मिनट,
ये आपका जो था ये ऊपर तक इस हिसाब से भरा हुआ था। अब आपने क्या किया, इसको धूप में रख दिया। धूप में रखोगे तो धीरे 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 धूप आपकी बढ़ती जाएगी और हर रोज क्या है, पानी आपका वेपोराइज होता जाएगा। तो क्या हुआ, 5 दिन के बाद मैं मान लेता हूं इसका लेवल कुछ यहां तक रह गया, इस टाइप से ये रह गया। इसके अंदर अब इसने क्या कहा है, इसके अंदर इसने क्या कहा, जल की मात्रा 20% है, तो दूसरा पार्ट जो आपका शुगर है वो कितना रह गया, इसके अंदर 80% लिखा जा सकता है। इसमें शुगर की मात्रा कितनी रहेगी, 80%। अब देखना जरा आपसे क्या पूछना चाह रहा था वो, उन डेटा को भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। शुरुआत में कितना था, 10 लीटर का, कुछ उड़ गया तो मैंने मान लिया अब कितना बचा, x लीटर का। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या, FOF, फोकस ऑन फिक्स, जो कॉन्सेप्ट था ऐसे सवालों को एक लाइन में ख़त्म कर देता था कर रहा था। अगर आपने पढ़ा तो आइडिया होगा। डायग्राम जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम नहीं बनाने होते हैं, सीधे सीधे एक पर्टिकुलर लाइन है वो आपको लिखनी होती है। दोनों जगह पर आपको पता चल रहा होगा, यहाँ शुगर भी है आपके पास और वाटर भी है। धीरे धीरे सन की लाइट इस पर पड़ेगी, पानी आपका वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर पानी कुछ कम हो गया, क्या शुगर भी उड़ जाती है वेपोराइजेशन से, तो आप कहेंगे नहीं, शुगर का वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, चीनी का वाष्पीकरण नहीं होगा, किसका होगा, पानी का। तो इसका मतलब इन दोनों बर्तनों के अंदर जो फिक्स क्वांटिटी है वो आपकी क्या है, शुगर है। तो शुगर निकाल लो, 10 लीटर के अंदर शुगर कितनी। एग्जाम के अंदर मैं कह रहा हूं कि इस सवाल को आप ऐसे डील करें, 10 लीटर में शुगर की क्वांटिटी कितनी है, 24%, और यही क्वांटिटी बाद में टोटल मिक्सर x लीटर है उसके अंदर कितनी मेंटेन है, 8%। इसको आप क्या कर दो, यहाँ से सोल्व कर दो। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो भी खत्म कर देते हैं इससे। 8 का डिवीजन 24 में करोगे, 3 क्या आ जाएगा, 3 रिप्रेजेंट कर देगा आपकी x की वैल्यू को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील कर सकते थे। क्या एग्जाम में ये बनाना था, नहीं, एग्ज़ाम में ये वाली चीज़ें आपको नहीं बनानी होती हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पार्ट है वो डील करना होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्या कहा। तीस सेकंड का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। चलिए भाई टाइम अपना कंप्लीट हो गया है। देखो क्या कहा, 5 व्यक्ति, व्यक्त ना लिख करके लिख लेना, 5 व्यक्ति PQRSOT एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि Q और T कभी एक साथ ना बैठे। पहले मैं इसका आपको लॉजिक समझा देता हूं थोड़ा सा। असल में देखा जाए तो ये जो सवाल है आपका परम्यूटेशन का सवाल है। लॉजिक समझना क्या है कि मान लो एक टेबल है, उसके चारों ओर A और B 2 ही लोगों को बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो एक बच्चा कहेगा सर A और B ऐसे बैठे हों, या फिर इधर B को बैठा दें, इधर A को बैठा दें, तो कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। लेकिन एक बात बताओ, इसका क्या लॉजिक बनना, टेबल तो नीचे है, इधर A बैठा है, इधर B बैठा है, इधर B और A को बैठा दोगे तो मान लो कोई आदमी, जैसे इधर A था इधर B था, आप ही उधर जा करके देखने लग गए तो आपके पास B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दूसरा तरीका नहीं बनता है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, बाकी चैप्टर में सारी चीज़ें हम लोग वैसे ही डिस्कस कर देंगे, फिर बात को अंडरस्टैंड करना। इनका क्या तरीका निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर मान लो आपके पास 3 लोग होते तो क्या करते आप, A को बैठाते, B को बैठाते और C को बैठाते, या फिर आप ऐसा कर सकते थे यहाँ पर A, यहाँ पर C और यहाँ पर B। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। तो असल में जो कंक्लूजन निकलता है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि टेबल के चारों ओर जब किसी को बैठाना होता है तो एक आदमी को फिक्स मान लेते हैं
और बाकी बचे हुए 2 लोगों का, 3 लोगों का, जितने भी बचे हैं बाकी, उनका अरेंजमेंट करते हैं। इस लॉजिक पर ये आपका सवाल बनता है। अगर 2 ही लोग हैं तो एक फिक्स हो गया, तो कितना बचा, एक ही आदमी बचा, उसका बैठने का तरीका एक। अगर आपके पास 3 आदमी हैं तो एक को आपने फिक्स कर दिया, 2 लोग बचे उनको आपस में अरेंज कर दो। तो ऐसे ही अगर आपके पास, मैं मान लेता हूं यहां पर आपके पास कुल मिलाकर के मान लो n लोग होते, अगर आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर के n लोग होते और उन्हें आप एक टेबल के चारों ओर बैठाते, तो एक आदमी को तो आप यहाँ फिक्स कर लेते और बचे हुए जितने भी लोग हैं, बचे हुए कितने लोग हैं आपके पास, n-1 लोग हैं, इनको आपस में अरेंज करते। n-1 लोगों को आपस में अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n-1। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये तो है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। जब भी कभी ये सवाल माला के अंदर आएंगे, गार्लैंड के अंदर, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन 1/2 हो जाता है, क्योंकि माला ऐसे टंगी हुई है इस टाइप से। मान लो किसी दुकान पर उधर से देख रहा है और कोई आदमी इधर से देख रहा है, तो आधे ही तरीके बचते हैं। वो जब पढ़ेंगे तो हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब अपने वाले सवाल को कैसे डील करें, इंपॉर्टेंट बात तो है ये, तो ध्यान से देखना। अपने वाले सवाल में लोग कितने, P, Q, R, S और T, P, Q, R, S और T। अगर इनको गोल टेबल के चारों ओर बैठाओगे तो अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। लेकिन वो क्या कह रहा है, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं कि Q और T कभी एक साथ ना बैठे। तो Q और T को एक साथ बैठाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, P है, R है और आपके पास कितना है, S है। Q और T को मैं क्या करता हूं, एक साथ बैठा देता हूं। तो पीछे अगर आप ये सीरीज लगातार देख रहे हैं तो इसका भी मैंने आपको लॉजिक बता रखा है। इन दोनों को एक क्वांटिटी आप मानेंगे, तो इसका मतलब अब आपके पास कितने लोग हैं, असल में देखोगे तो 1, 2, 3 और ये 4। इनको गोल टेबल के चारों ओर बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। 4 - 1 का फैक्टोरियल 3। लेकिन फिर आप कहोगे सर ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो इनके तरीके फैक्टोरियल 2। तो 6 गुणा में 12, 6 गुणा में 2 करोगे 12। 12 आपके पास ऐसे तरीके हैं जिनमें ये दोनों क्या होंगे, साथ बैठते हैं। टोटल 24 तरीके हैं। आपको ऐसे मेथड बताने थे जिनके अंदर ये दोनों साथ ना बैठे, तो 24 में से साथ बैठने वालों को लेस कर दोगे तो रिजल्ट आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से 12 लिखा जा सकता है। एक बार लास्ट और समझ लेना इस बात को। देखो ऐसा है कि हर चैप्टर पर आप कमांड करोगे तभी जा करके कंक्लूजन निकल पाते, अदरवाइज नहीं निकल पाते। इस सवाल को असल में देखा जाए तो हम एग्जाम में किस वे में डील कर सकते हैं, ये बात समझना। आप क्या करोगे, 5 लोग हैं, 5 लोगों को गोल टेबल के चारों ओर बैठाओगे, तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 - 1 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। अब इसने क्या कहा, Q और T कभी एक साथ ना बैठे, ये तो बता पाना मुश्किल होता है, तो हम क्या मानते हैं, वो तरीके जिनमें ये दोनों साथ साथ बैठते हैं। टोटल 5 है, इनमें से 2 को एक क्वांटिटी माना, बच्चे कितने, 3 लोग। अब एक ये ग्रुप हो गया, 3 लोग हैं, तो चारों को मिला करके बैठाओगे तो मिलाने के कर बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल 3, 6 तरीके। फिर आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, Q और T आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं, तो इंटरचेंज होने के तरीके फैक्टोरियल 2, 2 की वैल्यू 2। तो फाइनली इस सवाल का जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ गया, 12। सवाल इतना ही है, लेकिन शर्त क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये एक आपके पास सवाल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट से मैं आपको डील करवा देता हूँ। जनरल अप्रोच से एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। तो इसने क्या कहा, यदि a + b + c = 1 है तो यहाँ पर 1 + b का क्यूब + c इनवर्स, फिर 1 + 1 + a + b इनवर्स, फिर 1/1 + c + a इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी। डील करने का तरीका a = b = c मान लो, ठीक है। और इसके इक्वल में भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप लेना चाहोगे तो क्या ले पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 1। अब आप कहोगे सर यहाँ अगर हम ऐसा रखेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, इन दोनों का क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। a/b की भी वैल्यू 1 है और असल में भी रिजल्ट आपका 1 आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है इसमें 3 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, 3 चीज़ें हैं, एक ही सीक्वेंस में लिखी गई हैं।
तो एक बात और भी अलजेब्रा में आपको पढ़ाई जाती है कि जब भी ऐसा सिनेरियो होगा तो a बाई बी कैसे आंसर निकल के आएगा, c कहाँ चला गया, तीनों टर्म एक जैसी हैं तो फिर c कहाँ चला गया, इस फॉर्म में आंसर थोड़ा ना बता पाओगे। तो आप क्या करोगे इस तरीके से, या फिर इसमें भी मान लो आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसा करना, a की वैल्यू 2 रख देना, b की वैल्यू 1/2 रख देना और c की वैल्यू क्या ले लेना, 1 ले लेना। वैल्यू पुट से इजीली हो जाएगा क्योंकि आपको ये कंडीशन जो दे रखी है इसको जस्टिफाई करना भी जरूरी है। तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं आज के सेशन के अंदर कुल मिला करके। अब काम की बात सुनो, इन क्लासेज की जो PDF है आपको वो कहाँ मिलती हैं, वास्तु स्टडी IQ का जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वास्तु स्टडी IQ, यहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाती हैं। अभी क्या करूँगा मैं, जैसे आपको रेलवे की जो 90 डेज़ की PDF थी, भाई जिसने नहीं देखी है ये PDF 90 डेज़ की है, 1750 के आसपास शायद इनमें सवाल होंगे जो करवाए गए हैं। क्लासरूम में तो कुछ सवाल ज़्यादा ही करवाए थे क्योंकि कई बार एग्जाम्पल भी लेना पड़ता है। इन PDF की 2 फाइल आपको मिलेंगे, एक वो फाइल है जिसे आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाओगे तो ये सारा का सारा मैटर मेरे ख्याल से लगभग 120 पेजेस में ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल जो PDF है उसके अंदर पेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें सवाल हैं वो बड़े बड़े हैं और हर क्लास की लिंक भी है आपके पास। तो आपको क्या करना है, 120 पेज के अंदर तो ये मामला प्रिंट करवाना है, 1750, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है, एक सीक्वेंस के अंदर उनको उठाया गया है, सारे के सारे रिलेवेंट सवाल हैं, एक भी सवाल इसमें इरिलेवेंट आपको नहीं मिलेगा कि जानबूझकर सवाल का लेवल ऐसा बढ़ा है कि बच्चा डिमोरलाइज हो जाए, नहीं, सारे के सारे यहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। PDF को डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्म वाली है उसको प्रिंट करवा लेना, लगभग 120 पेज में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, दूसरी PDF आपको साथ रखनी है। मान लो आपको क्लास नंबर 53 देखनी है तो हो सकता है आप YouTube पर टाइप करके वो क्लास ना ढूंढ पाए, तो दूसरा तरीका क्या है, जो दूसरी PDF है उसमें जाना, क्लास नंबर 53 पर जाओगे, उसमें लिखा मिलेगा आपको इस टाइप से बॉक्स के अंदर कि क्लिक हियर टू वॉच वीडियो क्लास। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत के तुरंत आप YouTube के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ और बेहतर कर सकते हैं आपको, अगर मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है तो एटलीस्ट इन दोनों PDF को आप अलग अलग जो भी आपके ग्रुप्स हैं या स्टडी ग्रुप आप जो भी हैं या आपके दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनके साथ इन्हें शेयर ज़रूर कर दें। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।